बीजेपी प्रधान जेपी नड्डा ने किसानों ਨੂੰ ਦਹਾੜ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ जेपी नड्डा ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ जेपी नड्डा ने किसानों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ किसान प्रदर्शन कर रहे ने उन्होंने आज़ादी खोई नहीं जा रही किसानों की। प्रधानमंत्री किसानों ਨੂੰ आज़ाद चाहते ने पर कुछ लोग किसानों की आज़ादी ਨੂੰ खो रहे ने। इस दे नाल ही उन्होंने साफ तौर पर गल आखी है कि किसानों की रिपोर्ट के बारे भी जो किसानों ਨੂੰ लेके काले कानून खेती कानून ने उन्होंने बारे किसानों ਨੂੰ गुमराह किया जा रहा है। इन्हां दा फायदा किसानों ਨੂੰ है तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट बारे किसी ने भी नहीं सोचा। उन्होंने एक बार फिर दावा किया है कि MSP हमेशा ही रहेगी, फसल के उत्ते MSP नूं खत्म नहीं किया जाएगा। एक पासे जिथे किसान रोस मुजाहरे कर रहे हैं, उत्थे ही दूजे पासे लगातार बीजेपी आगू किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हां कानूनों का बहुत ही ज़्यादा फायदा है। पर किसान पंजाब के तमाम राजनीतिक आगू इस गल ते अड़े हुए हैं कि केंद्र सरकार इस गल का दावा करे, लिखती दवे कि फसल के उत्ते MSP नहीं खत्म होगी। तो इस सब के विचाले एक बार फिर जेपी नड्डा के वलों बयान दिता गया है कि किसानों की आज़ादी नूं नहीं खो रही केंद्र सरकार, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी तो खुद किसानों की आज़ादी चाहते हैं तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट बारे अजे तक किसी ने नहीं सोचा, सिर्फ तो सिर्फ खेती कानूनों का विरोध किया जा रहा है। होर की कुछ कहना है जेपी नड्डा का खेती कानूनों लैके किसानों लैके, आओ तुहानूं भी सुनाउने आ। आज के इस कमल जी के प्रथम पुण्यतिथि पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और पार्टी के संवेदनशील कर्मशील अध्यक्ष भाई अश्विनी शर्मा जी, यहाँ दिल्ली में मेरे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री श्री सोम प्रकाश जी और हमारे यहाँ पर कार्यालय की देखरेख के साथ संगठन के कार्य को करने वाले हमारे बहुत बड़े वरिष्ठ सहयोगी महेंद्र पांडे जी, वहाँ पंजाब के कार्यालय में चंडीगढ़ में जुटे हुए श्री दिनेश कुमार जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री, जीवन गुप्ता जी प्रदेश के महामंत्री, हमारी पूज्य भाभी शशि शर्मा जी और हमारे सुभाष जी प्रदेश के महामंत्री, श्वेत मलिक जी और अविनाश राय खन्ना जी, विजय सांपला जी जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े हैं, और यहाँ दिल्ली में और चंडीगढ़ में और पंजाब के विभिन्न क्षेत्र में एकत्र आए सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु। आज कमल जी के प्रथम पुण्यतिथि है। हम सब लोग उनको बहुत आदर के साथ मन से याद भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ विश्वास नहीं कर पाते कि हम लोगों ने एक अपना साथी, एक नौजवान साथी जिसके काम करने की उम्र थी, जिसने हम लोगों के साथ एक लंबे समय तक काम करना था, ऐसे साथी को हमने बीच में वो हमको छोड़ के चले गए, यह विश्वास नहीं होता है। क्योंकि न ही यह उम्र थी और न ही ऐसा लगता था कभी। हमेशा पार्टी के लिए समर्पित रहे, पार्टी को दिशा दी, पार्टी के लिए हमेशा आगे बढ़े, ऐसे हमारे साथी कमल शर्मा जी थे। मेरा और उनका संबंध लंबा है, विद्यार्थी परिषद के समय का है, और यह ठीक है कि मैं दिल्ली में काम उस समय देख रहा था जब उन्होंने पार्टी का काम पंजाब में शुरू किया, लेकिन फिर भी एक अच्छे सहयोगी के नाते उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। हम सब जानते हैं कि बचपन से ही उन्होंने स्वयंसेवक होने के नाते राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर के अपने छात्र जीवन में पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। हम सब ये भी जानते हैं कि
वो सचिव बने पहले प्रदेश के, बाद में वो राष्ट्रीय मंत्री बने विद्यार्थी परिषद के, और उसके बाद वो पंजाब प्रांत के संगठन मंत्री रहे और लंबे समय तक उन्होंने संगठन को चालना दी। मैं कमल जी को विशेष करके इसलिए याद करता हूं क्योंकि वो ज़माना जब उन्होंने विद्यार्थी परिषद का काम किया, उस समय मैं राष्ट्रीय मंत्री था यहाँ दिल्ली में, और मुझे याद है कि पंजाब का में आतंकवाद चरम सीमा पर था और हमारे लोगों पर जिस तरीके से अटैक हो रहा था, हमारी विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोगों पर अटैक हो रहा था, वो सब हम सबको याद है। 5 बजे के बाद शाम के पंजाब में चलना फिरना बंद हो जाता था, सड़कें सूनी हो जाती थी, हाईवेज पर कोई दिखता नहीं था, बीच बाजार में कब कौन किस पर गोली चल जाएगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं था, कब अमृतसर के बाजार में गोली चलेगी, कब जलंधर में चलेगी, कब सड़क पर चलेगी, कब किसी सिनेमा हॉल के बाहर चलेगी, कोई अंदाज़ा नहीं था। ऐसा आतंकवाद का माहौल था और उस समय कैंपस में काम करना अपने आप में चुनौती थी। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि कमल शर्मा ने डट करके संगठन का काम किया, कैंपस में काम किया और कैंपस में पार्टी की विचारधारा को खड़ा रखा। यह बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए। मुझे याद है एक ज्योति यात्रा निकली थी और मुझे उस ज्योति यात्रा के साथ अमृतसर में जाने का मौका मिला, तो मैंने उस समय, मुझे ये भी याद है वो शायद कोई अमृतसर का डीएवी कॉलेज था या कोई इवनिंग कॉलेज था, लॉ कॉलेज था, वहाँ हम सब लोग गए थे। वहाँ भी भाषण मुझे देना था, मैं भाषण दे रहा था, बीच में भाषण रोका गया था, उसको डिस्टर्ब किया गया था। कमल शर्मा ने बड़े बुलंदी के साथ वहाँ खड़े होकर के उन भाइयों के साथ बातचीत करके, मेरा लेक्चर भी पूरा हुआ था और उनको अपने साथ समावेश करके उनके साथ कैंटीन में चाय पी करके हम लोग वापस आए थे। तो इस तरीके का दम रखने वाले, हिम्मत रखने वाले, विचारों से लोगों को प्रभावित करने वाले ऐसे कमल शर्मा थे। मुझे यह भी ध्यान में है कि वो नेता भी थे और संगठक भी थे। और नेता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति में जहां कोई नहीं खड़ा होता था वहां खुद खड़ा होने के लिए वो तैयार रहते थे। और संगठक इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि संगठन की रचना करना, कॉलेज में जाकर के यूनिट बनाना, कैंपसेस में लोगों को जोड़ना, यह उनकी कला थी। इसके से मैं कह सकता हूं कि उनमें संगठन की कला भी थी। बाद में हम सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में आए। वो भारतीय जनता पार्टी के, मुझे याद है कि अश्विनी शर्मा जी के साथ वो महामंत्री रहे और पंजाब के एक बहुत बड़े भूभाग का काम उनके पास था। वो सभी लोगों को जोड़ते तो थे ही थे, पार्टी के लिए कार्यक्रम की रचना भी सोचते थे कि कैसे कार्यक्रम किए जा सकते हैं। फिर मुझे ये भी याद है कि अश्विनी शर्मा अध्यक्ष बने तो उनके साथ भी वो महामंत्री थे। और मुझे वह भी याद है जब मैं चुनाव प्रभारी के रूप में, महामंत्री के रूप में जब मैं पंजाब गया तो उस समय अश्विनी शर्मा और कमल शर्मा जी के साथ और हमारे संगठन मंत्री अजय जमवाल जी होते थे, इन तीनों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मुझे एक घटना बहुत याद है कि मैं जब गया वहाँ और मैं जब चुनाव का काम देख रहा था तो मैंने कहा कि भाई सबसे पहले तो मुझे पंजाब समझना है, सीट बाय सीट समझनी है। और सीट बाय सीट समझने का मतलब सिर्फ बीजेपी जहाँ लड़ रही है वही नहीं, मुझे अकाली दल भी समझना है और उनके बारे में भी जानकारी लेनी है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने निवेदन किया। अश्विनी शर्मा जी भी थे, उन्होंने कहा ठीक है ज़रूर बैठेंगे। मैंने कहा जरा आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए तो हम कल आपके साथ बैठेंगे। तो मुझे याद है कमल ने कहा कि कल क्यों बैठेंगे, आज ही बैठ लेते हैं। मैंने कहा आपको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, मैंने आपको एक बहुत बड़ा टास्क दिया है। उन्होंने कहा मेरे उंगलियों में है, अश्विनी और हम दोनों मिल करके कर लेंगे, आप शुरू कीजिए। और मुझे याद है कि हम कोई रात को 8 बजे के आसपास बैठे थे और 12:30-1 बज गए और एक एक सीट पर उस समय उन्होंने डिस्कशन की और सारी बातें रखी। तो ऐसा संगठन की जानकारी रखना, मैं ये तो समझ सकता था कि अश्विनी शर्मा और कमल शर्मा जी बीजेपी की सीटों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वो अकाली दल की भी सीटों के बारे में चर्चा कर लेंगे और वहाँ हमारी क्या योगदान है और हमारी क्या स्थिति है इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। इतना डीप ज्ञान पंजाब के बारे में था। और ये कहना कि अभी बैठ लेते हैं,
यह बताता था कि उनकी संगठन कुशलता कितनी थी और संगठन की जानकारियां कितनी थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम सब लोग उनकी कमी महसूस करते हैं। वह पंजाब के संगठन के साथ ऐसा जुड़ा हुआ नाम था जिसने उसको पार्टी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान किया था। आज जहां हम उनको याद करते हैं, वहीं ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारे महामंत्रियों की जिम्मेवारी बनती है। अश्विनी जी तो हमारे मित्र हैं, उनके साथ हमने कई बार विचारों का साझा किया है, लेकिन हमारे जो हम मंत्री हैं और हमारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हमको कमल शर्मा को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, अगर हमको सही में उनके बताए रास्ते पर चलना है, तो हमें पंजाब में नंबर 1 पार्टी बनने के लिए संकल्प लेकर के चलना होगा। उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, यह हमको काम करना पड़ेगा। मैं उस समय भी कहता था, आज भी कहता हूं कि पंजाब में बहुत बड़ा टैलेंट है और बहुत ताकत है। हमको सिर्फ अपने ताकत को पहचानने की जरूरत है और साथ ही साथ अपने साथियों को, अपने विचार से जुड़े लोगों को समेटने की जरूरत है। और हमें पंजाब के अंदर अपने शहर के दायरे से निकलते हुए गांव-गांव तक जाने की जरूरत है। लोग हमारा इंतजार करते हैं, लोग हमें चाहते हैं, लोग मोदी जी को चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पंजाब में और तीव्र गति से बढ़े। उसके बढ़ाने के वाहक हमको बनना पड़ेगा। यही कमल जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब आज जब मैं पंजाब के बारे में बातचीत कर रहा हूं, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पंजाब में राजनीतिक तौर पर राजनीतिक दल किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं, किसान के कारण से नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने कोई किसान का भला करना है, ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पंजाब का किसान जिसने हरित क्रांति में एक बहुत बड़ा योगदान किया है, उनको कोई सही रास्ता दिखाना है। नहीं, उन्हें गुमराह करते हुए अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना है, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी विशेष हो जाती है। जहां लोग हमारे विषय को गुमराह कर रहे हों, वहां राह पर लाना, लोगों को सच्ची बात समझाना, यह भी हमारी जिम्मेवारी हो जाती है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि बहुत लोगों ने किसान नेता होने का दावा किया। बहुत से नेता ऐसे हुए जो सारे जीवन किसान नेता के रूप में स्थापित रहे। बहुत से ऐसे लोग हुए जो किसान नेता के रूप में जाने गए। और जाने कैसे गए? क्योंकि वो किसान की बात करते रहे। लेकिन सच्चाई ये है, और ये यही नहीं, पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारे भारत की बात कर रहा हूं कि जो लोग किसानों के नेता के नाम पर स्थापित हुए, वह किसानों के साथ लिप सर्विस करते रहे, जवान से बोलते रहे, मुंह से डिमांड उठाते रहे, लेकिन सही में किसान की तस्वीर बदले, किसान की तकदीर बदले, किसान की स्थिति बदले, इसके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अगर किसी ने किया है आजाद भारत में, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह हम गौरव के साथ कह सकते हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं। और फिर मैं कहूंगा, यह कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आप बताइए, स्वामीनाथन कमीशन, ये इसकी रिपोर्ट यूपीए के समय आ गई थी कि नहीं आ गई थी? आप बताइए, सब लोगों ने स्वामीनाथन कमीशन के बारे में ये कहा था कि नहीं कहा था कि हाँ, ये दस्तावेज है, ये किसानों के बारे में सोचता है, इसके बारे में हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो करने से रोका किसने था? यूपीए की सरकार को किसने रोका था? क्यों इंतजार करना पड़ा उनको प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के लिए? और जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तो फिर से जो स्वामीनाथन रिपोर्ट धूल फांक रही थी, उस स्वामीनाथन रिपोर्ट को निकाल करके, ला करके, उसकी रिकमेंडेशंस को मानने का भी काम किया, और लागत का 1.5 गुना देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, यह काम उन्होंने किया है। और उस समय भूरी भूरी प्रशंसा सबने की, सबने कहा कि पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस काम को करके दिया है। उसी तरीके से जब दूसरी बार चुनाव जीत करके आए, तो उस समय वायदा किया था कि हम किसानों के लिए हम
किसान सम्मान निधि देंगे। आपको याद होगा कि प्रथम किश्त दी गई और प्रथम किश्त देने के बाद फिर दूसरी किश्त दी गई। पहले कहते रहे ये चुनावी जुमला है, ये चुनाव के लिए है। हम उस समय भी कहते थे, आप कहते हो कर्जे माफ करेंगे, कर्जे माफ करेंगे। 10 साल का किसान का कर्जा कुल मिलाकर के 54,000 करोड़ रुपए बना था और एक समय की किश्त देने का, साल भर का 3 किश्तों को देने का 94,000 करोड़ के आसपास खर्च आना था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को यह किश्त दी जाएगी और हम आज खुशी के साथ ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 8 करोड़ 56 लाख लोगों को 2-2 हजार रुपए करके 6,000 रुपए पिछले साल का और इस साल की 2 किश्तें दी है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी मित्रों, ये जो किसान रिफॉर्म्स की बात है, ये रिफॉर्म्स किसान को आजादी दिलाता है। और क्या किसान को आजादी नहीं दिलाने हैं? क्या किसान को आजादी नहीं चाहिए? आप बताइए, देश भर में कोई भी सामान कोई भी व्यक्ति पैदा करता है या प्रोड्यूस करता है या मैन्युफैक्चर करता है, फिर चाहे वो ये माइक हो, फिर चाहे वो घड़ी हो, फिर चाहे वो कपड़े हो, फिर चाहे वो चश्मा हो, क्या उसको वह किसी भी देश की, दुनिया की मार्केट में उसको बेच सकता है कि नहीं बेच सकता है? बेचने का अधिकार है कि नहीं है? तो फिर किसान अगर अपना खेत से प्रोड्यूस कोई चीज करता है, फिर चाहे वो चावल हो, गंदम हो, मक्का हो, सब्जी हो, फल हो, फ्रूट्स हो, कुछ भी हो, वह अपने उत्पाद को अपने जिले से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर क्यों नहीं बेच सकता है? क्यों उस पर बंदिश थी? और बंदिश क्या थी? और पंजाब में तो अजब की बंदिश थी। पंजाब में बंदिश ये थी कि तुम अपने गांव के नजदीक के सब्जी मंडी में ही बेचोगे, आप जिले से भी बाहर अपना फल नहीं ले जा सकते, जिले से बाहर अपना चावल नहीं ले जा सकते, जिले से बाहर अपना गेहूं नहीं ले जा सकते। आपको प्रोक्योरमेंट करना होगा तो उसी के बीच में करना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं, पंजाब में तो आप आड़ती भी नहीं बदल सकते थे, यह स्थिति थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा, सिर्फ एक ही बात कही कि आप अपने सब्जी मंडी में बेचना चाहते हो, अनाज मंडी में बेचना चाहते हो, आप बेचो। आप नहीं बेचना चाहते हो, आपको आजादी है। आप दूसरी मंडी में बेचना चाहते हो, आप दूसरी मंडी में बेचो। आप जिले से बाहर बेचना चाहते हो, आप जिले के बाहर बेचो। इसमें कहां गलती है, कहां गलत चीज है? यह किसान को आजादी देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, जिसको हमको समझना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आपको हम यह भी सुविधा देंगे कि आप यह पता कर सको कि इस समय आपके उत्पाद का दाम जालंधर में क्या है, अमृतसर में क्या है, पठानकोट में क्या है, भटिंडा में क्या है, लुधियाना में क्या है, किस रेट बिक रहा है, यह भी आप पता कर सकते हो। और फिर आप तय करो कि आपने अपना सामान कहां बेचना है। आप अपनी मंडी में बेचना चाहते हो, बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन मंडी से बाहर भी बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो। यह ताकत आपको हमारे फार्मर्स रिफॉर्म्स बिल में आया है, इसको हमको समझना चाहिए। और एक चीज और उसमें जोड़ी गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सपोर्ट हम आपको देंगे। यानी किसान अगले सप्ताह उसके उत्पाद का क्या दाम होगा किस मार्केट में, इसकी भी जानकारी हम देंगे, ताकि किसान तय कर सके कि उसने आज बेचना है या अगले सप्ताह बेचना है, यहां बेचना है या वहां बेचना है। क्या यह आजादी देना गलत है? क्या ये पंजाब के किसानों को आजादी देना गलत है? फिर बात आई एमएसपी की। अरे एमएसपी हमारी सरकार ने बढ़ाया, हमारी सरकार ने उसकी लागत बढ़ाई और हमने कहा कि एमएसपी रहेगा, हमेशा था, है और रहेगा। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि यह भी रहेगा। इसमें दिक्कत की क्या बात थी? कौन सी दिक्कत की बात थी? अच्छा, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूं, अमरिंदर सिंह मेरे को जवाब दें कि 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने लिखा है कि नहीं लिखा है कि हम अनाज मंडी से किसानों को आजादी दिलाएंगे? यह लिखा है कि नहीं लिखा है? यह लिखा है कि नहीं लिखा है कि हमारी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955 विल गो अवे? यह लिखा कि नहीं लिखा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हम और सुदृढ़ बनाएंगे?
आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, मोदी जी ने करके दिखा दिया। करके दिखा दिया क्योंकि मोदी जी ने कर दिया, इसलिए विरोध करना है। यह है तरीका सोचने का। आप में अगर ताकत है तो आप अपनी मैनिफेस्टो को कहिए कि आप ये गलत लिखा था। आप कहिए कि हमने लोगों को धोखा दिया था जब हम चुनाव में गए थे। आप बताइए उनको, अगर आप में ताकत है, इफ यू हैव द पॉलिटिकल ऑनेस्टी, आपको कहना चाहिए कि हमसे गलती हुई है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, हर एक तरीके से हमको ही देखने का तरीका बन गया। ये कौन सा तरीका है? अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमने क्या कहा कि देखिए किसान को कितना हमने एम्पावर किया है कि कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में जमीन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जमीन पर उपजने वाले उपज का कॉन्ट्रैक्ट होगा। यह साफ लिख दिया गया है। कोर्ट में तब जाना जब तुम्हारा एसडीएम फैसला ना करे। और उसके साथ साथ यह भी लिख दिया कि अगर फसल में ऊंच नीच होती है, यानी मौसम खराब होता है, फसल बर्बाद होती है, तो उसका नुकसान भरपाई व्यापारी करेगा। और फायदा होता है तो फायदे का बोनस भी पहले से तय होगा और फायदे का पार्ट किसान को मिलेगा, किसान के पक्ष में जाएगा, नुकसान का पार्ट व्यापारी के पक्ष में जाएगा। यह उसमें साफ लिखा हुआ है। इतना किसान के प्रति समर्पित बिल, और कोई तर्क करने के लिए तैयार नहीं है। मैं कई बार बोलता हूं आओ हमारे साथ चर्चा करो, ना ना चर्चा नहीं करना, विरोध करना। अरे क्या विरोध करना? इसका मतलब तो ये, आज कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि यह मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। मोदी जी का विरोध करते करते किसानों के विपरीत खड़े हो गए हैं। ये इनकी स्थिति हो गई है, ये इनका मेंटल सिचुएशन आ गई है। आप बताइए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 क्यों लगा था? इसलिए लगा था अनाज कम था और उसकी कमी रहती थी, होर्डिंग ना हो, स्टॉकिंग ना हो, इसके लिए उस समय एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा था। आज हमारे पास भरे हुए गोदाम हैं, हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम भरे हुए हैं। एक साल नहीं, अगले साल से अगले साल के लिए भी भोजन कराने के लिए व्यवस्था हमारे पास है। अब ऐसी स्थिति में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का में परिवर्तन करना था कि नहीं करना था? क्या हमको उसी लीक पर चलना है? और हम नहीं कह रहे, आप अपना मैनिफेस्टो उठा के देख लो। आपने लिखा है एज ओल्ड 1955 एक्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट विल गो अवे। ये आपने लिखा है, ये शब्द आपके मैं पढ़ के सुना रहा हूं। मित्रों, ये क्या है राजनीति? ये किस तरीके की राजनीति है? ये कहां ले जा रहे हैं प्रदेश को? सिर्फ इसलिए विपक्ष में बैठे हैं तो इसलिए विरोध करना है तो हर एक चीज का विरोध करो, उसका भी विरोध करो जिसके लिए खुद चुनाव में वोट मांगे हैं तुमने, जिस बात पर तुमने वोट मांगे हैं। इसलिए मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक किसान का सवाल है, यह बहुत ही दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाला, किसानों को आजादी दिलाने वाला, किसान के हक में फैसला करने वाला यह रिफॉर्म्स है। इसको हमको समझना चाहिए और इसीलिए हम शान के साथ, पूरी शिद्दत के साथ और पूरे अदब के साथ और पूरी हलीमी के साथ और पूरे, जिसको मैं बोलता हूं कि हम्बलनेस के साथ किसानों से संपर्क साध करके उनके साथ उनके हर प्रश्नों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पंजाब में देना होगा। इस काम को हमने अपने वीडियो हमें उठाना पड़ेगा। आप किसान के यूनियन से बातचीत कीजिए, आप उनके साथ सारी चर्चाएं कीजिए। हम हमेशा तैयार रहे हैं उस बात के लिए। आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, अश्विनी शर्मा ने अच्छा काम लिया, मुझे मालूम है कि अश्विनी शर्मा जी को भी दिक्कत रही, लेकिन एक बात मैं हमेशा कहना चाहूँगा, जब भी मैंने कुछ कहा है अश्विनी शर्मा जी ने हमेशा उसको पूरा किया है और पार्टी को पूरी ताकत लगा करके उसको पूरा कराने में लगाए हैं। सब लोग लगे हुए हैं। तरुण चुग जी के साथ मेरी दिन प्रतिदिन बातचीत होती रहती है। सोम प्रकाश जी तो मेरे को छोड़ते नहीं है, हर दिन एक मैसेज होता है, सोम प्रकाश वांट्स टू टॉक टू मी। मतलब ये मैसेज होता है, मैं बात करता हूँ, एड़ा होया जी पंजाब से, एड़ा होया जी, ओ होया जी, ओदा हो रहा जी, ओदा हो रहा। मैं कहा सब कुछ हो रहा, तुहानू भी सच्ची गल तो दस नहीं पैगी। सच्ची गल तो लोगों को दसने पैगा, तो वो बात आपको सच्ची तो बतानी पड़ेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस काम को करेंगे। और देखिए मित्रों, जो परिवर्तन लाता है उसी को विरोध सहना पड़ता है।
जो परिवर्तन लेकर के चलता है उसको ही ये मादा रखना पड़ता है कि वह उसको पूरी ताकत से आगे बढ़ाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुझे भरोसा है, देर सवेर सब हमारे साथ आएंगे। यह राजनीतिक दृष्टि को ध्यान में रख करके ये किया गया है। इसलिए दो बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो पार्टी की ताकत को बढ़ाइए, और अगर कमल, जैसा हम सब लोग कमल जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जैसा कि हम लोग कमल जी को याद करते हैं, तो याद करने का सही तरीका यह होगा कि पार्टी को पंजाब की धरती पर मजबूती दी जाए। और दूसरा, किसान जिनको गुमराह करने की कोशिश चल रही है, उनसे सीधा संपर्क करते हुए सारी बात अपने तरीके से बताने की आवश्यकता है। उनके प्रश्नों का उत्तर भी ढूंढ करके देने की ज़रूरत है, उनके प्रश्नों का समाधान करने की भी ज़रूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इसको करेंगे। आज फिर से पुनः मैं कमल अपने मित्र को याद करता हूं, और मैं ही नहीं करता हूं, हम सब करते हैं। जब अश्विनी शर्मा जी ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि उनकी प्रथम श्रद्धांजलि है, पहला प्रश्न मेरा था कि साल अश्विनी भाई को, कमल भाई को गए हुए साल हो गया। मैंने अश्विनी भाई से पूछा, बोले हाँ 1 साल हो गया। मैंने कहा लगता नहीं है, और ऐसे तो विश्वास ही नहीं होता है कि हम अपने मित्र को हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी सच्चाई को मानना पड़ता है। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें। और मैं भाभी शशि जी से एक निवेदन ज़रूर करूँगा कि आप अपने आप को कभी भी अकेला न समझिए। सारी पार्टी आपके साथ खड़ी है, पार्टी परिवार है, और परिवार में आप और हम सब एक हैं, सब एक साथ चलेंगे और पूरी ताकत के साथ कमल शर्मा जी के बताए रास्ते को मजबूती प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय पंजाब।